हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज सेकंड क्लास अपलोड हो रही है। फर्स्ट को आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट किया है, सो थैंक यू सो मच। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें। थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत बिल्कुल होती है। सो आज सेकंड क्लास आपकी अपलोड हो रही है और पीडीएफ्स वगैरह क्लास की सभी आपको टेलीग्राम पे मिल जाती हैं। सो बीपीएससी के साथ साथ एनसीईआरटीज़ आपके कई सारे एग्जाम्स हैं जहाँ पे पूछे जाते हैं ना, स्पेशली आपके जो ज्योग्राफी है ना, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उन्हीं को हम पहले कंप्लीट करेंगे। सो भाई यहाँ पे हम देखते हैं लाइक इस चैप्टर में स्पेशली वन और वन्य जीव संसाधन, लाइक हमारा जो फॉरेस्ट है, जंगल है, और उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे। और जो चीज़ें आपको याद रखनी है दोबारा जब भी आप रीड करें इस पीडीएफ को, तो आपको कौन सी चीज़ सिर्फ रिवाइज करनी है वो मैंने हाईलाइट करके रखा है कुछ इस तरह से, तो आपके लिए चीज़ें इजी रहेंगी। एक बार बस सुन लीजिए पूरी चीज़ें, बाकी सेकेंड टाइम आप इस पीडीएफ को सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन पे और रिवीजन के तौर पे बस इन्हीं हाईलाइटेड पॉइंट्स को रिवाइज कर पाएंगे ना। सो वन एवं वन्य जीव संसाधन की बात करते हैं। सो भाई जो मानव है, ह्यूमन बींग्स हैं, और जीवधारी, फिर वो पेड़ पौधे हों या जंतु, हर एक कोई मिल करके एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। और आगे बात करेंगे तो भाई भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण किस तरह से किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं, उनको हम समझते हैं। भाई कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे कह सकते हैं कि उनकी स्पीसीज़ जो है ख़त्म होने की कगार पर है ना, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए कि भाई अगर वो ख़त्म हो गई, वो जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, अगर वो गायब हो गई तो दोबारा कैसे आएगी ना, तो उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, ताकि उनका कोई भी इस तरह से गैर कानूनी तरीके से शिकार ना करे और इनसे बचाया जा सके, कुछ कानून, रूल, रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। जैसे कि 1960 से 70 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। उसके बाद आता है भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, यानी कि हमारे वनों में रहने वाले जो भी जीव हैं उनकी रक्षा के लिए 1972 में अधिनियम बनाया गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका TRE 1 हो, 2, 3, इन सभी में कहीं ना कहीं देखने को मिला था। और उसके बाद क्या होता है कि भाई कौन कौन से जानवर थे जो कि इस तरह की इंडेंजर्ड कंडीशन में भाई ऐसे जीव, यानी कि जो आप देख पा रहे हो हाईलाइटेड हैं ना, कि इनकी रक्षा के लिए कुछ ऐसे कानून हमारे केंद्र हों या फिर राज्य हों, केंद्र सरकारें हों या फिर राज्य सरकारें हों, ठीक है, इन सभी के द्वारा कुछ ऐसे उद्यान और वन्य जीव पशु विहार सेंचुरीज स्थापित किए गए जिसमें उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम किया गया। वो कौन कौन से जीव थे, तो जैसे कि प्राणियों में अगर हम देखते हैं तो बाघ हो जाता है, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ, घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल थे। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगा करके कानून रक्षण दिया गया, ठीक है। जो 1972 में ये कानून बना, इसके तहत वो जितने भी जानवर जिनको संकटग्रस्त अवस्था में देखा गया था, उन सभी के बचाव के लिए, उनके तस्करी पे रोक लगाने के लिए इस तरह से चीज़ें बनाई जाती हैं कानून। अब बाघ परियोजना स्पेशली आपको याद होना चाहिए कि वन्य जीव संरचना में बाघ यानी कि टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या 55,000 से घट करके मात्र 1827 रह गई है। ये आइडिया आप लगा सकते हो ना कि ये कितना नंबर घट करके यहाँ पे बचा हुआ है। बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, जनसंख्या में वृद्धि, बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण थे, ठीक है। तो रीज़न क्या था ये नंबर घटने का, तो ये सारा रीज़न जो आपने देखा। और इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है, और इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, और बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास ही नहीं था, अपितु इसका उद्देश्य बहुत सारे ऐसे बड़े आकार की जैव जाति को भी बचाना है, जो कि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो, या फिर पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान हो, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सारिस्का वन्यजीव पशु विहार हो, या फिर असम में मानस बाघ रिजर्व हो, या फिर केरल में
पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ यहाँ पे हर स्टेट का, राज्य का यहाँ पे आपको एक तरह से राष्ट्रीय उद्यान दिए गए ना, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यानी कि सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा देना ही नहीं इनका सिर्फ उद्देश्य था, ठीक है, बाघों को, बाकी हर एक तरह से चीज़ों को बचाना था। हर एक जीव के लिए संरक्षण सोचा गया था ना, सिर्फ बाघों के लिए ही नहीं। जैसे कि ये आप देख पा रहे हो कि असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा और हिरन को संरक्षण देने का काम यहाँ पे किया गया था ना। यानी कि सिर्फ बाघों पर ही नहीं, अदर जो एनिमल्स थे उनके संरक्षण का भी काम यहाँ पे किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि भाई वन्य जीव अधिनियम 1980 से 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया था। 1991 में पौधों की भी 6 जातियाँ पहली बार इस सूची में रखी गई थी। और मतलब जो भी आप ऊपर देख रहे हो, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। सो वन हो या फिर वन्य जीव जो भी संसाधन हैं उनके प्रकार और वितरण की जब हम बात करते हैं, सो किस तरह से उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनिमय करना है, यानी कि किस तरह से उनका इस्तेमाल करना है हमें, ये सारी चीज़ें, इन सबको ध्यान में रखते हुए कुछ इस तरह से इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है कि इनको संरक्षण कैसे प्रोवाइड कराया जा सकता है ना। जैसे आरक्षित वन हो गए, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन, तो इन तीनों को 1 to 1 समझ लेते हैं। जैसे आरक्षित वन की बात करते हैं तो देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। रक्षित वन की बात करेंगे तो वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत वन में कौन से आते हैं, तो अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उनके अधिकार में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। तो इस तरह से आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। कौन कौन से आरक्षित और रक्षित वन ऐसे हैं। और जबकि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, जो स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र, जो कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्र देखने को मिलता है किसके अंतर्गत, तो स्थायी वनों के अंतर्गत, जो कि प्रदेश के कुल क्षेत्र, वन क्षेत्र का लगभग 75% है। यानी कि अगर हम यहाँ पे एमपी के पूरे वन क्षेत्र का देखते हैं, मान लो 100% है, तो 100% का सिर्फ और सिर्फ 75% जो एरिया है वनों का, वो स्थायी वनों की कैटेगरी के अंतर्गत आ जाता है। बाकी बचा हुआ 25% जो है आपका बाकी सभी में आता है। तो इस तरह से ये चीज़ें हो गई। और बाकी स्टेट्स का भी आप देख सकते हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके ये 3 टाइप हो जाता है ना। और नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं आप। भाई समुदाय और वन संरक्षण, किस तरह से किसी भी समुदाय को और वन को संरक्षण आप प्रोवाइड करोगे। ऐसा होता है ना कि जो सरकारें नीति बनाती हैं उनके तहत सरकार तो संरक्षण देती है, बट जो समुदाय के लोग, कुछ ग्रुप ऐसे पीपल होते हैं जो कि उस जगह पे रह रहे होते हैं पर्टिकुलर, और वहाँ की जो भी चीज़ें होती हैं ना, जो भी स्थानीय समुदाय होते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ की जो भी एक तरह से वन को संरक्षण प्रोवाइड करने का काम करते हैं ना। जैसे कि आप देख पाओगे कि सारिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गाँवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहाँ से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। और कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं, यानी कि उनको सरकार ने नहीं कहा, वो खुद से ये चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है। और सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर ज़िले में 5 गाँवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाको सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीव को बचाते हैं। यानी कि ओवरऑल इनसे किसी ने कहा नहीं है, या तो हमारी, या फिर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कह लीजिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी ने नहीं कहा, ये खुद से वो चीज़ें कर रहे होते हैं ना। तो इसे ही हम इस कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। अब कुछ ऐसे पवित्र पेड़ों के झुरमुट, इसका क्या मतलब हुआ, विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। अब ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए हो जाता है बिकॉज यहाँ से आपका क्वेश्चन बना हुआ है ना, कि जो कदम्ब का पेड़ होता है उसकी पूजा किन जनजाति के द्वारा या किन लोगों के द्वारा किया जाता है।
तो चलिए समझेंगे। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, यानी कि जो भी हमारी प्रकृति है उसकी पूजा की जाती है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना होता है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल और कौमार्य रूप में बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट यानी कि देवताओं के वन कहा जाता है। ठीक है, जो ये लाइन है कि पवित्र पेड़ों के झुरमुट का मतलब क्या है, तो देवी देवताओं के वन कहा जाता है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट शुरू होता है। ये आपके टीआरई 1-2 में पूछा गया था कि भाई छोटा नागपुर क्षेत्र में जो मुंडा और संथाल जनजाति है उनके द्वारा महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा की जाती है। तो महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा कौन करता है, तो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, जो आपका ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये सारे एरियाज पड़ते हैं ना, ये पूरा आपका छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। तो यहाँ की जो मुंडा और संथाल जनजाति है इनके द्वारा कदम और महुआ की पूजा करी जाती है। उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ जो है शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती हैं। हमें से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष की भी पूजा करते हैं ना, क्योंकि उसे हम पवित्र मानते हैं। तो इस तरह से आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन से पेड़ की पूजा कहाँ पे और किस जनजाति समुदाय के द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं। तो भाई राजस्थान में बिश्नोई जो है गांवों के आसपास आप काले हिरन, जैसे काले हिरन का जो मामला चल रहा है सलमान खान के साथ में, तो ये आप समझ रहे होंगे। जो बिश्नोई राजस्थान का जो बिश्नोई कैटेगरी है, जो लोग रहते हैं, जनजाति है, उनके द्वारा काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय, मोरों के झुंड देख सकते हैं, और जो वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान भी नहीं पहुंचाता। उसके बाद देखते हैं तो हिमालय में जैसे कि चिपको आंदोलन हुआ था आपका उत्तराखंड की तरफ। ठीक है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में हुआ था। वन कटाई को रोकने में कामयाब नहीं, सिर्फ कामयाब ही नहीं रहा, अभी तो यह भी दिखाया गया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सका। सो इस तरह से एक चिपको आंदोलन हो गया। दूसरा आपका बीज बचाओ आंदोलन, तो ये कहाँ हुआ था, टिहरी में, जो कि इधर उत्तराखंड में ही, यूके में ही पड़ जाता है आपका टिहरी बांध, जो कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है ना। तो खैर ये टिहरी जगह भी है। तो टिहरी में किसानों का बीज बचाव आंदोलन और नवदाने में दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरों का प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पाद द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। यानी कि मिट्टी में जब आप केमिकल जो उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो चीज़ें जो ग्रो है वो तो बेहतर हो जाता है। ठीक है, उपजाऊ क्षमता तो बढ़ जाती है, लेकिन बहुत सारे नुकसान भी हैं जो हमें ही उसका भुगतना पड़ता है ना। तो इस तरह से वहाँ पे इनको रोका गया था ना, इन चीज़ों पर रोक लगाई गई थी। सो अगर हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं तो यहीं पे आपके फैक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, और काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से बने हुए हैं ना। तो आप 1 से 2 बारी वीडियो को 2x पे लगा के देख लेंगे, सुन लेंगे, और ये क्वेश्चंस भी चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप खुद से करिए, और यहाँ से भी चीज़ें कवर अप हो जाती है ना। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और पीडीएफ्स वगैरह आपको सारी ही पीडीएफ्स क्लास की टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, और जो क्लास की नोट्स वगैरह भी होती हैं वो सब आपको वहीं मिलती हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें ना। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगली क्लास के साथ में।